हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड पीसीएसजे 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड पीसीएसजे का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 13 मार्च 2022 में, और ये वैकेंसी आई थी 2021 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा उत्तराखंड पीसीएसजे का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पार्ट 1 होता है जीएस से संबंधित, जो हमारा क्वेश्चन 1 से और 50 तक होता है। जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, और वो लीगल जीएस होती है। और हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है लॉ से रिलेटेड, और जिसमें जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 51 से लेकर 200 तक 150 क्वेश्चन लॉ सब्जेक्ट से होते हैं, जिसमें हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारा है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर। हमारा पार्ट 1 है जनरल नॉलेज, और हमारा क्वेश्चन 1 है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंध करती है। तो हमारा ऑप्शन ए है निर्वाचन, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, ऑप्शन सी है पंचायती राज, और ऑप्शन डी है भाषाएं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंचायती राज। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है, और हमारा जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें हमारे जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारे आर्टिकल 243 ए से लेकर और 243 ओ तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन ए है हेग में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारा यूनेस्को का मुख्यालय है वो है पेरिस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन संघ के सदस्यों की कुल संख्या है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 30। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 27। हमारा अगला क्वेश्चन है सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए 24 दिसंबर 2021, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 24 जुलाई 2021 और ऑप्शन डी हमारा 25 दिसंबर 2021। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2021। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की एक श्रृंखला थी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरेमबर्ग विचारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन ए है बी के पवित्रा तथा अन्य बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी है मोहम्मद सलीमुल्ला बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है सायरा बानो बनाम भारत संघ। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीमुल्ला बनाम भारत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो हमारा ऑप्शन ए है यूएनईपी, हमारा बी है यूएनडीपी, हमारा सी है यूनिसेफ और हमारा ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है बी, यूएनडीपी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ऑप्शन ए अधिवक्ता सोली सोराबजी, ऑप्शन बी है अधिवक्ता अशोक देसाई, ऑप्शन सी है अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा। तो हमारा ऑप्शन डी है अधिवक्ता हरीश साल्वे। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अधिवक्ता हरीश साल्वे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 की किस धारा में वाणिज्यिक सरोगेसी शब्द परिभाषित है। तो हमारा ऑप्शन ए धारा 2G, ऑप्शन बी धारा 2D, ऑप्शन सी है धारा 2K और ऑप्शन डी है धारा 2F। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2G। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी है 27 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है 30 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। और तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, बी है हमारा 61वां संशोधन, और सी है हमारा 97वां संशोधन, और डी है 42वां संशोधन। तो उसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के परिवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था? तो ऑप्शन ए है इसमें है दिल्ली लॉज अधिनियम 1912, ऑप्शन बी है जितेंद्र नाथ गुप्ता बनाम बिहार प्रांत, ऑप्शन सी है काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी है हमारा राजनारायण सिंह बनाम पटना प्रशासनिक समिति। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए री द दिल्ली लॉज एक्ट 1912। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएन चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 2 का 7, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 2 का सबक्लोज 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी कि आईएफसी में सम्मिलित होती है? तो ऑप्शन है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑप्शन सी अध्यक्ष और कर्मचारी, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस या राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 नवंबर को, ऑप्शन बी 9 नवंबर को, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 12 नवंबर। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 नवंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा? तो ऑप्शन ए 50% से 85% बढ़ा दी गई है, ऑप्शन बी हमारा 85% से 54% घटा दी गई है, ऑप्शन सी है 49% से 74% बढ़ा दी गई है, ऑप्शन डी हमारा 49% से 34% घटा दी गई है। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 49% से 74% बढ़ा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है अंतर्गत? ऑप्शन ए आर्टिकल 224A बी और आर्टिकल 224 में, ऑप्शन सी है आर्टिकल 225 में, ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल 223 में। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 224A में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि से प्रभावी है? तो ऑप्शन है 31 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 19 अगस्त 2018, ऑप्शन सी है 22 अगस्त 2019, ऑप्शन डी है 19 सितंबर 2018। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 19 सितंबर 2018। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी नागरत्ना, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीबी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिस के.एस. पोट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों द्वारा अभी निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन ए 5 न्यायाधीशों द्वारा, ऑप्शन बी है 9 न्यायाधीशों द्वारा, ऑप्शन सी 7 न्यायाधीशों द्वारा, ऑप्शन डी है हमारा 11 न्यायाधीशों द्वारा। तो इसमें हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 न्यायाधीशों द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में खंड क्या को शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी हमारा संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी है संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन डी हमारा संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है 2005 से, ऑप्शन बी है 1954 से, ऑप्शन सी है
1947 से। ऑप्शन डी है 1950 से। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1954 से। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ड्यूलिज्म थ्योरी का प्रवर्तक नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है ट्राइपेल, ऑप्शन बी है एंजिलोटी, ऑप्शन सी है ओपेनहाइम, ऑप्शन डी है हमारा ड्यूगिट। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ड्यूगिट। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति MC महाजन, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति कानिया, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति BK मुखर्जी, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति AK सरकार। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति कानिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो ऑप्शन ए है MC सीतलवाड़, ऑप्शन बी है MH कानिया, ऑप्शन सी है मिलन के बैनर्जी, ऑप्शन डी है KK वेणुगोपाल। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए MC सीतलवाड़। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि का शब्द इम्बार्गो किस मूल का है। तो ऑप्शन ए लैटिन मूल का, ऑप्शन बी आंग्ल मूल का, ऑप्शन सी है रोमन मूल का, ऑप्शन डी है स्पेनिश मूल का। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रोमन मूल का। सॉरी, जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पेनिश मूल का। तो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सर्जन किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है ओपेनहाइम ने, ऑप्शन बी है जेल ब्राइली ने, और ऑप्शन सी है जेरेमी बेंथम ने, ऑप्शन डी है BL कपूर ने। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम ने। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी MC सीतलवाड़, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि किसी गोरखा नागरिक की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है फिर हमारा नागालैंड। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असम। तो हमारे इसमें अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से कुछ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन ए है दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है गोवा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया। तो ऑप्शन ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी है राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य, हमारा ऑप्शन डी है MC मेहता बनाम कमलनाथ। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी MC मेहता बनाम कमलनाथ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है। तो ऑप्शन ए आर्टिकल 50, ऑप्शन बी है आर्टिकल 48 है, ऑप्शन सी है आर्टिकल 45, ऑप्शन डी है आर्टिकल 40। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 48A। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। तो ऑप्शन ए 393 और ऑप्शन बी है हमारा 390 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 101। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 393। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों यानी कि फीचर्स है जो में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का पद, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, और ऑप्शन सी है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो ए है हमारा कालूलाल श्रीमाली, ऑप्शन बी है हुमायूं कबीर, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है हमारा MC छागला। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए मानवाधिकार समिति के द्वारा, ऑप्शन बी है मानवाधिकार परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकार परिषद के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी है पेरिस में, ऑप्शन डी है लंदन में। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेनेवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? तो ऑप्शन ए 366, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 367, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 363, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 372। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? तो ऑप्शन है केल्सन ने, ऑप्शन बी ब्लैकस्टोन ने, ऑप्शन सी है हमारा सी विल्फ्रेड जेंक ने, तो ऑप्शन डी है हॉलैंड ने। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हॉलैंड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में कौन से संघराज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ है? तो फिर हमारा ऑप्शन है दमन और दीव का दादर और नगर हवेली में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर का लेह में, ऑप्शन सी है लेह का लद्दाख में, ऑप्शन डी है पुदुचेरी का दादर और नगर हवेली में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दमन और दीव का दादर और नगर हवेली में। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ए है हमारा पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 27। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब परिवर्तन में आया? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2021 में, ऑप्शन सी है 2009 में, ऑप्शन डी है 2013 में। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2014 में। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? तो हमारा ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1947, और बी है हमारा 15 दिसंबर 1948, और हमारा सी है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी है हमारा 20 दिसंबर 1947। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1994, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 1997 को, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1995 को, और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1995 को। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995 को। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पार्ट सेकंड, लो। तो हमारा इसमें जो है क्वेश्चन है 51, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है? तो हमारा ए है धारा 381, बी है धारा 380, ऑप्शन सी है धारा 300, ऑप्शन डी है धारा 307। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 381। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने वर्ष के लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, और हमारा ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है
दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षेप तक खारिज करने से संबंधित है? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है 320, ऑप्शन बी है धारा 390, ऑप्शन सी है धारा 381, ऑप्शन डी है धारा 384। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 384। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? तो हमारे इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए है 290, ऑप्शन बी है धारा 286, ऑप्शन सी है धारा 300, ऑप्शन डी है धारा 395। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 386। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है हमारा सत्र न्यायालय, ऑप्शन सी है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है? तो ऑप्शन ए पुनर्विलोकन, ऑप्शन बी पुनरीक्षण, ऑप्शन सी निर्देश, ऑप्शन डी अपील। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुनर्विलोकन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 संबंधित है? तो ऑप्शन ए मामला और अपील को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन बी है मामला और अपील को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन सी है मामला और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मामला और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है अंतर्गत? ऑप्शन ए धारा 292, ऑप्शन बी धारा 293, ऑप्शन सी धारा 291, ऑप्शन डी है धारा 294। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 293। फिर हमारा जो है अगला क्वेश्चन है वह है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति पर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 माह की अवधि में किए गए, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में हो या नहीं, इनमें से कितने अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है हमारा 3। और जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह है हमारा इसमें डी, 3 अपराध। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए, ए ने अपराध क्या है? ऑप्शन ए घोर उपपत्ति, ऑप्शन बी उपपत्ति का, ऑप्शन सी आपराधिक मानववध और ऑप्शन डी है उपपत्ति का प्रयत्न। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घोर उपपत्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है? तो ऑप्शन ए 3 माह से अनधिक, ऑप्शन बी 4 माह से अनधिक, ऑप्शन सी है 1 वर्ष से अनधिक, ऑप्शन डी है 6 माह से अनधिक। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह से अनधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकर्षित व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन ए धारा 328, ऑप्शन बी है धारा 330, ऑप्शन सी है धारा 329, ऑप्शन डी है धारा 331। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 330। हमारा अगला क्वेश्चन है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का नहीं होता? तो ऑप्शन ए रात्रि गृहोत्भेदन, ऑप्शन 2 रिश्ती या गृहतिचार, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी है चोरी जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित होगी यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग न करने पर परिणाम मृत्यु होगा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिश्ती या गृहतिचार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कब शरीर के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तरित हो जाता है? तो ऑप्शन ए मृत्यु होने का भय, ऑप्शन बी व्यापरण, ऑप्शन सी अमल द्वारा हमला, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, ए ने अपराध क्या है? तो ऑप्शन ए आपराधिक षड्यंत्र का, ऑप्शन बी राजद्रोह का, ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का, ऑप्शन डी है आपराधिक न्यायभंग का। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का।
हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 81, ऑप्शन सी धारा 84, ऑप्शन डी हमारा धारा 87। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धारा 82। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की धारा में दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 228 में, ऑप्शन बी धारा 228 ए में, ऑप्शन सी है धारा 229 में, ऑप्शन डी है धारा 229 ए में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 228 ए में। तो हमारे इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है उद्दापन 383, ये भी सही है। ऑप्शन बी है हमारा डकैती धारा 391 में, ये भी सही है। फिर है हमारा ऑप्शन सी लूट 389, तो ये हमारा सही नहीं है। जो हमारा लूट है वह हमारा धारा 390 में, और जो चोरी है 378, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा लूट। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला एक जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है। ए है धारा 77, बी है धारा 76, सी है धारा 79 और डी है हमारा धारा 78। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 78। हमारा फिर अगला क्वेश्चन है ए एक कुत्ते को जेड की सहमति के बिना जेड को परेशान करने के आशय से जेड के ऊपर कूदने के लिए उकसाता है। यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया है। फिर हमारा ऑप्शन है आपराधिक बल का प्रयोग, ऑप्शन बी है घूरफाती, ऑप्शन सी है आपराधिक हमला, ऑप्शन डी है मानहानि। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक बल का प्रयोग। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है, जो ऐसा करने से मना कर देता है। ए दोषी है, ए है हमारा कोई अपराध नहीं है, बी हमारा आपराधिक षड्यंत्र का, ऑप्शन सी है हत्या करने का दुष्प्रेरण, ऑप्शन डी है आपराधिक रूप से उकसाने का। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हत्या करने का दुष्प्रेरण। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है चैप्टर 5A में, फिर हमारा ऑप्शन बी है चैप्टर 6 में, ऑप्शन सी है चैप्टर 7 में, ऑप्शन डी है हमारा चैप्टर 10 में। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए चैप्टर 5A में। हमारा अगला क्वेश्चन है ए अपनी पत्नी बी की मृत्यु में अभिवर्ती करने के आशय से बी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देता है। बी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। ए ने क्या अपराध किया है। ऑप्शन ए है सदोष परिरोध, ऑप्शन बी है मानसिक उत्पीड़न, ऑप्शन सी है घोर उपपत्ति कारित करना, ऑप्शन डी है हत्या का प्रयास। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सदोष परिरोध। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध दंडनीय है अंतर्गत। ऑप्शन ए है 378 में, ऑप्शन बी है 379 में, ऑप्शन सी है धारा 380 में, ऑप्शन डी है धारा 381 में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 379 में। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पीछा करने को अपराध के रूप में जोड़ा गया। ऑप्शन ए आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा, ऑप्शन बी है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, ऑप्शन सी है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन घोर उपपत्ति की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन ए है किसी हड्डी को तोड़ना, ऑप्शन बी है हमारा नपुंसक बनाना, ऑप्शन सी है स्थायी रूप से किसी आँख की दृष्टि विच्छेद करना, ऑप्शन डी है ऐसी उपपत्ति जिससे पीड़ित को कम से कम 20 दिनों तक गंभीर शारीरिक कष्ट हुआ। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों जो हमारा करीबी शार्ट है यानी कि घोर उपपत्ति है वो हमारा 320 में बताई गई है कि घोरोपति क्या होती है, और घोरोपति की जो उसमें 8 किस्में बताई गई है। और इसमें जो है घोरोपति होने के लिए किसी भी शक्ति का अस्थायी, जो यहाँ पे दिया हुआ है सी में अस्थायी, तो ये स्थायी ह्रास होना चाहिए। तो अगर ये स्थायी ह्रास होता तो ये ग्रीवियस हर्ट होता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित है। तो ऑप्शन ए धारा 309, ऑप्शन बी है धारा 306 में, ऑप्शन सी है धारा 305 में, ऑप्शन डी है धारा 308 में। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 306 में।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है। ऑप्शन ए आजीवन कारावास, ऑप्शन बी 7 वर्ष तक का कारावास मात्र, ऑप्शन सी है 10 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन डी है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए बलवा, जो हमारा जो बलवा है धारा 146 में, और जो हमारा दंगे को परिभाषित किया गया है वह है धारा 159 में। फिर हमारा दुष्प्रेरणा है धारा 107 में। फिर हमारा जो है अपराध करने का प्रयत्न वह है धारा 511 से संबंधित। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1807 में आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है अंतर्गत। ऑप्शन ए धारा 120 से, ऑप्शन बी है धारा 107 में, ऑप्शन सी है धारा 120 में, ऑप्शन डी है धारा 120 बी में। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 120 ए में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ए दीवार से घिरे हुए स्थान में जेड को प्रवेश कराकर जेड को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है, ए दोषी होगा। ऑप्शन ए हमले का, ऑप्शन बी सदोष परिरोध का, ऑप्शन सी सदोष अवरोध का, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदोष परिरोध का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी रैयत को यातना देता है। भारतीय दंड संहिता ए अपराध का दोषी है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में किस सेक्शन के अंतर्गत वो अपराध का दोषी है। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन ए है धारा 329, और ऑप्शन बी है धारा 333, ऑप्शन सी है धारा 330, ऑप्शन डी है धारा 331। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारा 330। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रकार के। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए सजा उपबंधित है। तो ऑप्शन ए कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी है मृत्युदंड, ऑप्शन सी है फिर केवल आजीवन कारावास, और ऑप्शन डी है कठोर कारावास से 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन बी डी के शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी भगवान भक्त सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बैको जो एक लोक सेवक है ए रिश्वत की परिस्थापना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिगिरित करने से इनकार कर देता है, ए भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा 114 में, ऑप्शन बी है धारा 116 में, ऑप्शन सी है धारा 110 में, ऑप्शन डी है धारा 109 में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 116 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में अभित्याजक को संश्रय देना उपबंधित है अंतर्गत। ऑप्शन ए धारा 131 में, ऑप्शन बी धारा 135 में, ऑप्शन सी धारा 136 में, ऑप्शन डी हमारे धारा 137 में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 136 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक बक्से में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए, ए ने अपराध क्या है। ऑप्शन ए मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ऑप्शन बी है चोरी, ऑप्शन सी है लोक सेवक को क्षतिकारित करने की धमकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का फैलाना संभाव्य हो उपबंधित है अंतर्गत। ऑप्शन ए धारा 268 में, ऑप्शन बी धारा 271 में, ऑप्शन सी धारा 270 में, ऑप्शन डी धारा 269 में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 269 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में जीवन परिभाषित है अंतर्गत। ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 48, ऑप्शन डी धारा 50। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 45। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 41 किसकी परिभाषा को उपबंधित करती है। ऑप्शन ए विशेष विधि की, ऑप्शन बी स्थानीय विधि, ऑप्शन सी है क्षति की, ऑप्शन डी है संस्तरीय की। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशेष विधि की। हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी को उकसाता है कि वह जेड की हत्या करने के लिए सी को उकसाए। बी तदनुसार सी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है और तत्पश्चात सी ऐसे उकसाने का अपराध करता है। कौन हत्या का अपराध करने के लिए दोषी है। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए बी और सी सभी। फिर हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए कपटपूर्वक, ऑप्शन बी बेईमानी पूर्वक, ऑप्शन सी सद्भावपूर्वक यानी कि सद्भाव के बिना, ऑप्शन डी है विद्वेषपूर्ण। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेईमानी पूर्वक। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में न्यायालय परिभाषित है अंतर्गत। तो ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 22। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धारा 20। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ए ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है हीरो के रूप में गिरवी रखकर जेड से सांस्य प्रवचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए जेड को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ए ने कौन सा अपराध किया है। तो ए चोरी, बी है छल, सी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ऑप्शन डी आपराधिक न्याय भंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छल। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 489 का संबंध है। तो ऑप्शन ए किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है, ऑप्शन बी संपत्ति चिन्ह, ऑप्शन सी रिष्टी, ऑप्शन डी करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटखंड। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटखंड। फिर इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। जेड की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल रहता है। ए दोषी है। तो ए चोरी करने का प्रयत्न का, ऑप्शन बी है अत्याचार का प्रयत्न करने का, ऑप्शन सी है निवास गृह से चोरी करने का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चोरी का प्रयत्न करने का। फिर हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रातिनिधिक वाद वर्णित है अंतर्गत। ऑप्शन ए है आदेश 1 नियम 6 में, ऑप्शन बी है आदेश 1 नियम 7 में, ऑप्शन सी है आदेश 1 नियम 8 में, ऑप्शन डी है आदेश 1 नियम 9 में। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी आदेश 1 नियम 8 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुजरा करने का नियम वर्णित है। तो ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 6, ऑप्शन बी आदेश 8 नियम 6, ऑप्शन सी है आदेश 7 नियम 7, ऑप्शन डी है आदेश 8 नियम 7। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें हमारा ऑर्डर 8 और नियम रूल 6। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अभिवचन से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है हमारा वाद, तो पहला एक है हमारा वादपत्र, दो है हमारा लिखित कथन और तीसरा है हमारा दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन 4 है फिर हमारा साक्षी का कथन। तो इसमें हमें चूज करना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो हमारा इसमें है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो हमारा अभिवचन है वो हमारा वादपत्र और दस्तावेजी साक्ष्य है। जो हमारे अभिवचन है वह है हमारे वादपत्र और लिखित कथन। तो अभिवचन में ये दोनों चीज़ें आती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षीय आपत्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी यानी कि प्रतिवादी आवेदन कर सकता है। तो ऑप्शन ए है ऑर्डर 7 रूल 13 और हमारा बी है आदेश 9 नियम 13 और ऑप्शन सी है हमारा आदेश 8 नियम 13, ऑप्शन डी है आदेश 11 नियम 13। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी।
आदेश 9 नियम 13। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रेस जुड़ी काटा यानी कि पूर्ण न्याय रोकता है। तो ऑप्शन ए अपील को दायर करने से, ऑप्शन बी है वाद को जारी रहने से, ऑप्शन सी है निष्पादन की प्रक्रिया से, ऑप्शन डी है हमारा वाद को दायर करने से। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाद को दायर करने से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायाधीश परिभाषित है। हमारा ऑप्शन है 2(8) में, ऑप्शन बी है 2(4) में, ऑप्शन सी है 2(6) में, ऑप्शन डी है 2(12) में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2(8) में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बैंकर पर दिया गया चेक है। तो ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी कूटकरण, ऑप्शन सी मूल्यवान प्रतिभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूल्यवान प्रतिभूति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में उपबंध है। तो ऑप्शन ए सदोष अभिलाभ का, ऑप्शन बी है सदोष हानि का, ऑप्शन सी है बेईमानी का, ऑप्शन डी है जंगम संपत्ति का। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जंगम संपत्ति का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गार्निशी का अर्थ है। तो ऑप्शन ए लेनदार का ऋणी, ऑप्शन बी ऋणी का ऋणी, ऑप्शन सी है निर्णीत ऋणी का ऋणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निर्णीत ऋणी का ऋणी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता में रिसीवर यानी कि प्रापक की नियुक्ति बताई गई है। तो ऑप्शन ए है आदेश 49 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है आदेश 40 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है फिर हमारा आदेश 47 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है आदेश 45 के अंतर्गत। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आदेश 40 के अंतर्गत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध है अंतर्गत। ऑप्शन ए है आदेश 5 नियम 20 सीपीसी, और ऑप्शन बी है आदेश 5 नियम 19 में, ऑप्शन सी है आदेश 5 नियम 19 में, और ऑप्शन डी है आदेश 5 नियम 21 में। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए आदेश 5 नियम 20। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन ए पूर्ण न्याय, ऑप्शन बी रेस सब जुडिस, फिर ऑप्शन सी है सिविल प्रकृति का वाद। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी है विबंध। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विबंध। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण न्याय का सिद्धांत है। ऑप्शन ए आदेशात्मक यानी कि आज्ञापक, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी विवेकाधीन, ऑप्शन डी ऐच्छिक। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आदेशात्मक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डिग्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन ए जिलाधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिससे वह अंतरित किया गया है, ऑप्शन डी तहसीलदार द्वारा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिससे वह अंतरित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक डिग्री हो सकती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत, यानी कि ए है हमारा प्रतिवादी निवास करता है, ऑप्शन बी है संपत्ति स्थित है, ऑप्शन सी है प्रतिवादी व्यापार करता है, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जहां संपत्ति स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता में दुकान का बही खाता पेश करना उपबंधित है अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा आदेश 7 नियम 17 में, ऑप्शन बी है आदेश 7 नियम 11 में, ऑप्शन सी है आदेश 7 नियम 10 में, ऑप्शन डी है आदेश 7 नियम 12 में। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 17। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम 1 का संबंध है। ऑप्शन ए प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी वाग्छल पूर्ण प्रत्याख्यान से, ऑप्शन डी है प्रतिरक्षा का नया आधार। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी लिखित कथन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है। ऑप्शन ए साक्ष्यों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है वाद को पूर्णतः निर्णीत करने का कर्तव्य, ऑप्शन सी है साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति के परीक्षण हेतु, ऑप्शन बी स्थानीय अन्वेषण के लिए, ऑप्शन सी है बंटवारे के लिए, ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इन सभी के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्तित हुआ। तो ऑप्शन ए 17 फरवरी 1882 को, ऑप्शन बी 17 मार्च 1882 को, ऑप्शन सी है 1 जून 1882 को, ऑप्शन डी है 1 जुलाई 1882 को।
तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1882 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत आय के संचयन का आदेश वैध है। तो हमारा पहला है अंतरक के जीवन तक, और दूसरा है हमारा अंतरीति के जीवन तक, और तीसरा है अंतरक की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक। फिर हमारा है चौथा अंतरण की तारीख से 20 वर्ष की अवधि तक। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है सी, यानी कि जो हमारा संचयन का आदेश वैध होता है वो अंतरण के जीवन तक, और अंतरक के जीवन तक, और अंतरीति के जीवन तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्य करणीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो दान होता है शून्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 137 के लागू होने से निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख को बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन ए केवल शेयर को, ऑप्शन बी है केवल विनिमय बिल को, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है न तो ए और न बी। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों को, ए और बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित हित है। ऑप्शन ए अंतरक की मृत्यु हो जाने पर विफल, ऑप्शन बी है अंतरीति की मृत्यु हो जाने पर विफल, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन ए भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियां, ऑप्शन बी उगती फसलें, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी है हमारा खड़ा कास्ट। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियां। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, यह पट्टा है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य करणीय, ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शून्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए खड़ा कास्ट, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी मशीनरी जो जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी हो। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ा कास्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 संबंधित है। ऑप्शन ए कपटपूर्ण अंतरण से, ऑप्शन बी लंबित वाद का सिद्धांत से, ऑप्शन सी दृश्यमान स्वामी से, ऑप्शन डी भागिक पालन से। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लंबित वाद का सिद्धांत से। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन अनुयोज्य दावा नहीं है। ऑप्शन ए अंतकालीन लाभ, ऑप्शन बी जीवन बीमा निगम से बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी है भविष्य में देय बकावा की धनराशि, ऑप्शन डी है भंग साझेदारी से हिस्सा या लेखा प्राप्त करने का अधिकार। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतकालीन लाभ। फिर अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 63 का संबंध है। तो ऑप्शन ए दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार, ऑप्शन बी है बंधक संपत्ति के भाग का मोचन, ऑप्शन डी है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि, ऑप्शन डी है मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों को प्रत्यास्थापन के विषय में बताती है। तो हमारा ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 10, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी है धारा 9। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धारा 9। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में हिंदू की दी गई परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन हिंदू नहीं है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी सिख। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारसी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू अप्राप्तवय और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 13 के अंतर्गत एक हिंदू अप्राप्तवय के लिए संरक्षक नियुक्त या घोषित करते समय प्रमुख विचारण किस पर होता है। फिर ए है अप्राप्तवय की संपत्ति, फिर बी है संरक्षक की संपत्ति, फिर सी है अप्राप्तवय का कल्याण, डी है अप्राप्तवय की शिक्षा। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अप्राप्तवय का कल्याण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दाया भाग के लेखक प्रवर्तक थे, यानी कि ऑप्शन ए जीमूतवाहन, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी नारद। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीमूतवाहन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा एक भाष्य या टिप्पणी है। ऑप्शन ए मनुस्मृति पर, ऑप्शन बी परस्पर स्मृति पर, ऑप्शन सी नारद स्मृति पर, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति पर। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मनुस्मृति पर।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना। ऑप्शन ए विवाह को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन बी विवाह को शून्य करने कर दिए जाने का एक आधार होगा। ऑप्शन सी विवाह को शून्य करार देने का एक आधार होगा। ऑप्शन डी तथ्य के आधार पर विवाह को अवैध बना देगा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विवाह को शून्य करणीय कर दिए जाने का एक आधार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए वृत्तिकाएं जो सैनिक को अनुगात हो। ऑप्शन बी भावी भरण पोषण करने का अधिकार। ऑप्शन सी है किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन 6 से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का सीधे अंतरण है। ऑप्शन ए वैध। ऑप्शन बी शून्य। ऑप्शन सी शून्य करणीय। ऑप्शन डी है एक अच्छा और दूरदर्शी कृत्य। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शून्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो ऑप्शन ए सभी विधवाएं संयुक्त रूप से वर्ग एक में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। ऑप्शन बी है प्रत्येक विधवा को वर्ग एक में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा विधवाओं में से किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी है सभी विधवाएं केवल भरण पोषण पाने की हकदार होंगी। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सभी विधवाएं संयुक्त रूप से वर्ग एक में वर्णित अन्य उत्तराधिकारियों के बराबर एक हिस्सा प्राप्त करेंगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के पंजीकरण का उपबंध है। तो ऑप्शन ए धारा 7। ऑप्शन बी धारा 8। ऑप्शन सी धारा 10। ऑप्शन डी धारा 11। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 8। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है। तो ऑप्शन ए धारा 13 बी। ऑप्शन बी धारा 16। ऑप्शन सी धारा 30। ऑप्शन डी धारा 29(2). तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 29(2). फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ि के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 8 वर्ष। ऑप्शन बी 10 वर्ष। ऑप्शन सी है 15 वर्ष। ऑप्शन डी है 12 वर्ष की। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12 वर्ष की। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क विवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए पति। ऑप्शन बी माता। ऑप्शन सी है सास। ऑप्शन डी है पिता। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पति। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑप्शन ए तलाकशुदा पत्नी। ऑप्शन बी न्यायिक रूप से पृथक पत्नी। ऑप्शन सी एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि पुत्रिया जीवन पर्यंत है न कि 2005 के बाद से। तो ए है सत्या बनाम सुशीला। ऑप्शन बी है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। ऑप्शन सी है सुलोचना बनाम राम कुमार। ऑप्शन डी है पुष्पू बनाम अर्चना। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है धर्मजता की स्थिति हिंदू विधि में मान्य है। तो ऑप्शन ए वैध विवाह के बच्चे। ऑप्शन बी शून्य करणीय विवाह के बच्चे। ऑप्शन सी है शून्य विवाह के बच्चे। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक प्राप्तव्य का विवाह है। ऑप्शन ए वैध। ऑप्शन बी शून्य। ऑप्शन सी शून्य करणीय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैध। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन। ऑप्शन बी अभित्यजन। ऑप्शन सी कोड। ऑप्शन डी पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। हमारा अगला क्वेश्चन है दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध है। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार और सहदायिकी से। हमारा ऑप्शन बी है उत्तराधिकार से। ऑप्शन सी है दत्तक से। ऑप्शन डी है संरक्षता से। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दत्तक से। हमारा अगला क्वेश्चन है
हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अभित्याग से, ऑप्शन बी क्रूरता से, ऑप्शन सी विचारिता का आचरण, ऑप्शन डी है कोड से। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रूरता से। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंधित करती है कि कार्यवाही बंद कमरे में संचालित होंगी? तो ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 21 सी, ऑप्शन डी धारा 21 बी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वह हमारा है ऑप्शन ए, धारा 22। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती। तो ऑप्शन ए सही यानी कि वैध विवाह को, ऑप्शन बी है मुता अस्थायी विवाह को, ऑप्शन सी हमारा फासिद यानी कि अनियमित विवाह को, ऑप्शन डी है बातिल यानी कि शून्य विवाह को। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुता। जो सुन्नी विधि है वो मुता विवाह को मान्यता नहीं देती, जो सिया विधि है वो मुता विवाह को मान्यता देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है चार पत्नियों के रहते हुए एक मुस्लिम पुरुष ने पांचवी शादी कर ली, यह पांचवा विवाह है। तो ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी है शून्य करणीय, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है अनियमित। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनियमित। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 4 के अनुसार एक मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना, ऑप्शन ए स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन कर देता है, ऑप्शन बी है में उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है, ऑप्शन सी है उसका विवाह विच्छेद कर देता है और वह मेहर से अपना दावा खो देती है, ऑप्शन डी है उसका विवाह विच्छेद कर देता है किंतु वह मेहर पर वह दावा नहीं खोती है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयमेव उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन वैध हिबा यानी कि दान के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए दान देने की घोषणा करना, ऑप्शन बी दान की स्वीकृति, ऑप्शन सी है दानदाता द्वारा दान ग्रहीता को संपत्ति का कब्जा दिया जाना, ऑप्शन डी है दान संबंधी लिखित दस्तावेज का प्रमाण। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दान संबंधी लिखित दस्तावेज का प्रमाण। हमारा अगला क्वेश्चन है एक मुस्लिम मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम के साथ विधि मान्य विवाह कर सकती है इसके अधीन? ऑप्शन ए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन सी मुस्लिम विधि, ऑप्शन डी ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विशेष विवाह अधिनियम 1954। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू अप्राप्त व्ययता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत कौन एक हिंदू अप्राप्तव्य की संपत्ति का व्ययन करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो हमारा इसमें ऑप्शन है वस्तुतः संरक्षण, ऑप्शन बी है विधितः संरक्षण, ऑप्शन सी है पिता, ऑप्शन डी है न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तुतः संरक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदू तक दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल पिता, ऑप्शन बी केवल माता, ऑप्शन सी विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति एक या एक से अधिक पुत्र या पुत्र की पुत्रियां और बिना पुत्र या पुत्र के मर जाता है तो उसके पिता का मुस्लिम उत्तराधिकार के अंतर्गत भाग होगा? तो ऑप्शन है 1/6 केवल, ऑप्शन बी 1/6 प्लस शेष, ऑप्शन सी है सी और कोई अधिकार नहीं। तो देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये है कमीशन की साइड से ये डिलीट कर दिया गया था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन भी सही नहीं है और ये भी कमीशन द्वारा डिलीट कर दिया गया था। और क्वेश्चन 159 भी। और फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 160। तो इसमें मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक ए वयस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो ए भाई, बी माता, सी पिता और डी चाचा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है हमारा इसमें है आंसर सी, पिता। हमारा अगला क्वेश्चन है इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम महिला से विवाह करना होता है? तो ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी वैध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट आंसर है बी, अनियमित। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं वह कहलाता है? ऑप्शन ए मुबारत, ऑप्शन बी तलाक़े तफवीद, ऑप्शन सी इला, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुबारत।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुक्तारनामा के संदर्भ में उपधारणा को बता दिया था। ऑप्शन ए धारा 91, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 70। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी धारा 85। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कितनी धाराएं और अध्याय है। ऑप्शन ए 160 धाराएं और 10 अध्याय, ऑप्शन बी 180 धाराएं और 14 अध्याय, ऑप्शन सी 172 धाराएं और 16 अध्याय, ऑप्शन डी 167 धाराएं और 11 अध्याय। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं और 11 अध्याय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। तो ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी संस्वीकृति, ऑप्शन सी साक्ष्य, ऑप्शन डी दस्तावेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संस्वीकृति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए अन्यत्र उपस्थिति के तर्क के रूप में, ऑप्शन बी स्वीकृति के रूप में, ऑप्शन सी रेस जेस्टे, ऑप्शन डी है मृत्युकाली कथन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेस जेस्टे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्मृति ताजा करने से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी 158, ऑप्शन सी धारा 155, ऑप्शन डी धारा 160। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धारा 159। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह विच्छेद यानी कि तलाक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए हसन तलाक, ऑप्शन बी है तलाक उल बिद्दा, ऑप्शन सी है इद्दा, ऑप्शन डी है खुला। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी इद्दा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के किस स्कूल में मिता विवाह मान्य है। ऑप्शन ए इतना असारिया स्कूल, और बी है हनफी स्कूल में, और सी है जायद स्कूल, और डी है हमारा इस्माइली स्कूल। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इतना असारिया स्कूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा। ऑप्शन ए अभियोजन पर, ऑप्शन बी रेलवे प्रशासन पर, ऑप्शन सी ए स्वयं पर, ऑप्शन डी टिकट परीक्षक पर। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए पर स्वयं पर, यानी कि स्वयं ए पर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस साक्ष्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी अनुश्रुत साक्ष्य, ऑप्शन सी प्राथमिक साक्ष्य, ऑप्शन सी विशेषक साक्ष्य। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुश्रुत साक्ष्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संस्वीकृति से, ऑप्शन बी मृत्युकाली घोषणा से, ऑप्शन सी निर्णयों की सुसंगति से, ऑप्शन डी लेखकों पुस्तकों की प्रविष्टि से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्वीकृति से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 11। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 11। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पक्षद्रोही साक्ष्य धारा 154, ऑप्शन बी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप धारा 155, ऑप्शन सी है वृत्तिक संसूचनाएं धारा 124, और ऑप्शन डी है स्मृति को ताजा करना धारा 159। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी। तो जो हमारा वृत्तिक संसूचनाएं है वह है हमारा सेक्शन 127 में, तो ये हमारा सही नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो ऑप्शन ए शपथ पत्रों पर, ऑप्शन बी न्यायिक कार्रवाइयों पर, ऑप्शन सी मध्यस्थम पर, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यायिक कार्रवाइयों पर। अगला क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी कोई साक्ष्य नहीं, ऑप्शन सी है द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन डी है प्राथमिक साक्ष्य। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया था। तो ऑप्शन ए नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी है राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और डी है हमारा पकाला नारायण स्वामी बनाम इम्पराल। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की
उपधारणा किस धारा में प्रावधानित है? तो ऑप्शन ए धारा 113 ए, ऑप्शन बी है धारा 113 बी, ऑप्शन सी है धारा 114 और डी है धारा 114 ए। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 114 ए। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए है किसी भी परीक्षा में, ऑप्शन बी है प्रति परीक्षा में, ऑप्शन सी है मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन डी है पुनः परीक्षा में। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रति परीक्षा में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई सूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित है? ऑप्शन ए धारा 125, ऑप्शन बी धारा 123, ऑप्शन सी धारा 124, ऑप्शन डी धारा 122। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 122। हमारा अगला क्वेश्चन है ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते समय एक पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। ए बाद में क्या बी का परीक्षण हो सकता है? तो ऑप्शन ए बी के परीक्षण नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 की धारा 124 द्वारा बी संरक्षित है। ऑप्शन सी है बी की यह परीक्षा की जा सकेगी क्या घटित हुआ है? तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बी की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है मैंने कूटरचना किया और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। क्या यह वैयक्तिक संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन ए है यह संरक्षित नहीं है, ऑप्शन बी है यह संसूचना एक संस्वीकृति है, ऑप्शन सी है तत्वों का साबित होना है, ऑप्शन डी है प्रकटन से संरक्षित है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रकटन से संरक्षित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है? तो ऑप्शन ए धारा 130, ऑप्शन बी है धारा 131, ऑप्शन सी है धारा 129, ऑप्शन डी है धारा 132। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 131। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए कोई विशिष्ट साक्ष्यों की संख्या अपेक्षित नहीं है, ऑप्शन बी 2 साक्ष्यों की आवश्यकता है, ऑप्शन सी है केवल एक साक्षी की आवश्यकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोई विशिष्ट संख्याओं साक्ष्यों के लिए अपेक्षित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? तो ऑप्शन ए एक धारा 162, ऑप्शन बी धारा 163, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 165। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धारा 165। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है अंतर्गत। ऑप्शन ए धारा 406 में, ऑप्शन बी धारा द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन डी धारा 482 में। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची में। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है। ऑप्शन ए मृत्युदंड से, ऑप्शन बी आजीवन कारावास से और ऑप्शन सी दंड यानी कि 10 वर्ष से आजीवन की अवधि के कारावास से है। तो इसमें ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 का संबंध है। ऑप्शन ए न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट से, ऑप्शन बी है कौन साक्ष्य दे सकेगा, ऑप्शन सी है अपराधी से, ऑप्शन डी है साक्ष्यों की संख्या से। और हमारे इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कौन साक्ष्य दे सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रणतीज साहब नाम श्रीमती सोमा शाह एवं अन्य AIR 2016 NOC 268 कलकत्ता वाद का संबंध है। ऑप्शन ए DNA परीक्षण से, ऑप्शन बी दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा से, ऑप्शन सी विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने के बाद से, ऑप्शन डी विबंध से। तो हमारा इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए DNA परीक्षण से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है केवल सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है कोई भी आपराधिक न्यायालय द्वारा। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करती है? ऑप्शन ए परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना, ऑप्शन बी है भरण पोषण के लिए आदेश करना, ऑप्शन सी है धारा 94 में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करना, ऑप्शन डी है सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है
वह इसमें ऑप्शन सी धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 290 और 323, और बी है हमारा धारा 209 और 323, और ऑप्शन सी है धारा 208 और 323, और ऑप्शन सी है धारा 209 और 325। तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 209 और 323। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए का धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना, ऑप्शन बी है धारा 168 के अंतर्गत सूचना अभिलिखित करना, और ऑप्शन सी है धारा 154 के अंतर्गत कृत कार्रवाई का अभिलिखित करना, और ऑप्शन डी है धारा 161 के अंतर्गत कथन का अभिलिखित करना। तो हमारे इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिभावक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय 21 से किस वर्ष में अंत स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए है सन 2000 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2009 में, और ऑप्शन डी है 2006 में। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2006 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1 माह में, ऑप्शन बी है 3 माह में, ऑप्शन सी है 2 माह, ऑप्शन डी है 4 माह। तो इसमें हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 माह। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है। तो ऑप्शन ए धारा 37, ऑप्शन बी धारा 39, ऑप्शन सी धारा 38 धारा 38, और ऑप्शन डी धारा 40। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 39। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा। ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी सत्र न्यायाधीश को, ऑप्शन सी लोक अभियोजक को, ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक को। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन ए धारा 342, ऑप्शन बी है धारा 345, ऑप्शन सी धारा 344, ऑप्शन डी है धारा 343। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी धारा 344। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द परिभाषित है अंतर्गत। तो ऑप्शन ए धारा 2W, ऑप्शन बी धारा 2WA, ऑप्शन सी धारा 2WB, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धारा 2WA, और इसे जो है 2000 और जो ये है हमारा 2WA वो जो हमारा है 2008 में ऐड हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध है। तो ऑप्शन ए धारा 280, ऑप्शन बी है धारा 288, ऑप्शन सी है धारा 278, ऑप्शन डी है धारा 270। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए धारा 280। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।